तो आज हम लोग पढ़ते हैं पौराणिक कहानी और किंवदंती में अंतर क्या है। तो सबसे पहले अंतर का अगर आधार देखें तो प्रमुख चरित्र चरित्र के आधार पर अंतर। किंवदंती की कहानी में मनुष्य के क्रियाकलाप एवं शक्ति को महत्व दिया जाता है। देखो, किंवदंती कहानी में मनुष्य के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के बारे में आप श्री राम के बारे में पढ़े होंगे, वो किंवदंती ही है। श्री कृष्ण के बारे में पढ़े होंगे, हरक्यूलिस के बारे में पढ़ें, वो किंवदंती ही है। वो मनुष्य ही थे जो धरती पर आए थे। लेकिन पौराणिक कहानी में मनुष्य के बारे में नहीं, पौराणिक कहानी में ईश्वर के क्रियाकलाप एवं शक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। याद रखिएगा, किंवदंती में मनुष्य और पौराणिक कहानी में ईश्वर को अधिक महत्व दिया जाता है। इन कहानियों में अलौकिक जगत के ईश्वर ही नायक नायिका होते हैं, लेकिन किंवदंती में मनुष्य ही नायक और नायिका होते हैं। अगर इसका हम आधार देखें तो अधिकांश क्षेत्र में किंवदंती कहानी में एक सामाजिक सांस्कृतिक आधार होता है। किसी न किसी समाज या सभ्यता को आधार बनाकर एक किंवदंती का विकास होता है। जो मनुष्य होते हैं वो किसी न किसी समाज में रहते हैं, लेकिन पौराणिक कहानी में सामाजिक आधार नहीं होता है, यहाँ पर धार्मिक आधार होता है। आप हिंदू धर्म के हैं तो आपकी पौराणिक कहानी में ईश्वर अलग है। आप अगर इस्लाम धर्म के हैं तो आपका ईश्वर अलग है। आप अगर ईसाई धर्म के हैं तो आपका ईश्वर अलग है, आपका ग्रंथ अलग है। लेकिन किंवदंती में ना ही तो ईश्वर ना ही तो ग्रंथ, इसमें मनुष्य के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। तो मनुष्य के बारे में अध्ययन करेंगे तो समाज को लेकर इसमें अध्ययन किया जाता है। समय सूची का आधार पर अगर अध्ययन किया जाए तो पूर्ण सत्य ना होने पर भी किंवदंती में घटना की एक समय सूची होती है ना, कि ये जो रामायण, ये जो हरक्यूलिस था, ये जो रामायण का जो समय का काल था, रामायण का समय का काल कब कब शुरू हुआ था रामायण, है ना। महाभारत का समय का काल क्या है, ये इसका एक एग्जैक्ट टाइम तो आप नहीं बता सकते, लेकिन कुछ ना कुछ आप समय बता सकते हैं, आप युग बता सकते हैं। वर्तमान समय के आधार पर पौराणिक कहानी में कोई काल सूची नहीं होता, लेकिन पौराणिक कहानी में जो भगवान से रिलेटेड जो कहानियाँ होती है उसमें कोई ना ही तो काल होता है ना ही तो समय सूची होती है। वास्तविकता देखें तो किंवदंती की घटना में एक मूल ऐतिहासिक तथ्य होता है। रामायण महाकाव्य के मूल चरित्र कौन थे? रामायण अगर आप पढ़े हो तो उसका मूल चरित्र कौन है? श्री राम। श्री राम के बारे में अविश्वसनीय कहानियां हो सकती है, पर इतना सत्य है कि अयोध्या में राम नाम के एक आदर्श राजा अवश्य थे जिन्होंने दक्षिण में आर्य संस्कृति का विस्तार किया। तो किंवदंती में कहीं ना कहीं सच्चाई आपको देखने को मिलती है। आपको कुछ ना कुछ सच्ची घटना आपको पता चलता है। आप अगर रामायण पढ़ें तो आपको पता चलता है कि हाँ, राम नाम का एक मनुष्य, एक व्यक्ति रहते थे, एक आदर्श व्यक्ति रहते थे अयोध्या में। तो ये आपको पता चलता है। लेकिन पौराणिक कहानी में आपको कोई सत्यता का ज्ञान नहीं होता, सच्ची घटनाओं का ज्ञान नहीं होता। पौराणिक व्यक्ति या घटना का कोई प्रमाण नहीं होता। यदि कोई आधार होता भी है तो वो इतना कमजोर होता है कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आप पौराणिक घटनाओं पर विश्वास नहीं कर सकते। पृथ्वी एक कछुए के सिर का ऊपर है, क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं कि पृथ्वी एक कछुए के सिर के ऊपर हो भी सकती है? विषय वस्तु, किंवदंती में किसी अतीत संस्कृति के एक असामान्य व्यक्ति का चरित्र होता है। आप मनुष्य के बारे में किंवदंती में आप पढ़ते हैं, असामान्य व्यक्ति का चरित्र होता है। उस घटना को वास्तविक बनाने के उद्देश्य से विभिन्न काल्पनिक चरित्रों का सहारा लेना पड़ता है। और अगर हम पौराणिक कहानी में देखें तो इसमें प्राकृतिक जगत का वर्णन करने के लिए उपमा के व्यवहारों को आधार बनाकर अतीत का वर्णन किया जाता है। चलिए अब हम लोग लोक कथा को देखते हैं। लोक कथा क्या है? फोक टेल्स। लोक कथा क्या है? मनुष्य के जीवन एवं कल्पना का सम्मिश्रण जिन कहानियों में होता है उसे लोक कथा कहते हैं। लोक कथा मतलब, लोक मतलब व्यक्ति और कथा मतलब कथा, यानी कि जो कथा है मनुष्य से ही जुड़ा हुआ है। मनुष्य अपने सामाजिक जीवन में जो भी अनुभव करता है उसे कथा के रूप में कहा जाता है। ये लोक कथाएं युगों से प्रचलित है। ये कथाएं तत्कालीन समाज एवं सभ्यता के ऊपर प्रकाश डालती है। अभी के समाज और सभ्यता के ऊपर, उस समय के समाज और सभ्यता के ऊपर भी प्रकाश डालती है। लोक कथाएं एक प्रकार की काल्पनिक कथाएं होती है जो कि कल्पना किया जाता है, और वे श्रोताओं को उस संसार में ले जाती है जहाँ पर प्राकृतिक नियम नहीं चलते। विशेषताएं क्या है? किंवदंती एवं पौराणिक कथाओं में शिशु से लेकर वृद्ध मनुष्य तक के मनोरंजन
एवं ज्ञान की विषय वस्तु होती है, पर लोक कथा में शिशुओं और किशोरों तथा किशोरियों हेतु विशेष सामग्री होती है। किंवदंती जो होती है, जो भगवान से संबंधित जो कहानियाँ होती है, उसे शिशु से लेकर वृद्ध मनुष्य तक उसको देखते हैं। रामायण देखिए बच्चा से लेकर बूढ़ा बुजुर्ग तक देखता है, लेकिन जो लोक कथाएं होती है अधिकतर किशोर और किशोरियों के विषय सामग्री होती है, उसे किशोर और किशोरियां ही देखना पसंद करते हैं। यानी कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग या फिर 18 वर्ष से कम उम्र के लोग, बच्चे भी देखना उसको पसंद करते हैं, बूढ़े ज़्यादा देखना इसको पसंद नहीं करते। लोक कथाओं के रचयिता के बारे में जानकारी नहीं मिलती कि लोक कथाओं को किसने लिखा, पर लोक कथाओं का जो लोग परिमार्जित करते हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। लोक कथाएं अधिकतर अलिखित होती है, लिखा नहीं जाता, वो एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य में एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य में ये बात सुन कर पहुंची जाती है ना। एक मनुष्य ने कह दिया, दूसरे मनुष्य ने सुन लिया, इस तरह करके ये बात एक से दूसरे में पहुंचती है। लोक कथाओं में धार्मिक विषयों को महत्व नहीं दिया जाता, भाई ये धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें ईश्वरीय कहानियों का विशेष वर्णन होता है। मनुष्य के दैनिक जीवन के सुख दुख पर विशेष ध्यान इसमें दिया जाता है। लोक कथाओं की कहानियों में मनुष्य के साथ भौतिक तथा अति प्राकृतिक चरित्रों जैसे भूत, डायन, प्रेत, परी आदि को स्थान मिलता है। इसमें पशु पक्षी एवं जादुई घटना का भी वर्णन होता है। लोक कथा में विभिन्न पशु पक्षियों को कीटों में मनुष्य का चरित्र आरोपित किया जाता है, वे मनुष्य के समान बातचीत करते हैं। तो पशु पक्षी और मनुष्य के चरित्रों का अध्ययन किया जाता है और कहा जाता है कि पशु पक्षी भी मनुष्य की तरह बातें करते हैं। लोक कथाओं में ऐसा दिखाया जाता है। इन कहानियों का स्थान, काल एवं पात्र अनिर्दिष्ट होता है। स्थान कहाँ से लिखा गया है, किस समय लिखा गया है, ये सब अनिर्दिष्ट होता है, ये सब निर्दिष्ट नहीं होता, ये सब पता नहीं चलता। इतिहासकारों का मानना है कि लोक कथाओं का प्रसार यात्री, नाविक, नौकरी करने वाले लोग, सन्यासी, योद्धा, युद्धबंदी कृत दासों द्वारा सुदूर स्थानों में, यानी लोक कथाएं कौन किया करते थे? नाविक। भाई नाविक नौका चला रहा है ना, कोई दूर देश में जा रहा है, तो जाते जाते उन्होंने क्या कर दिया, एक कथा का रचना ही कर दिया, है ना, लोक कथा हो गया। नौकरी में कोई जो लोग जा रहे हैं, घर आए, कथा कहानी, वो खुद अपने मन से मनगढ़ंत कहानियाँ कहते हैं, जिसके कारण वो कहानियाँ फिर आने वाले समय में बहुत लोगों के पास पहुंच जाती है। अगर हम लोक कथा का उदाहरण देखें तो 7 भाई चंपा और अली बाबा 40 चोर। इसमें से आप अली बाबा 40 चोर तो पढ़ चुके होंगे। 7 भाई चंपा और अली बाबा 40 चोर। 7 भाई चंपा में देखे दक्षिणारंजन मित्र मजुमदार ने सन 1907 में ठाकुर मार झूली नामक बंगला लोक कथा का प्रकाशन किया। इसे ध्यान देने वाला, इसे याद करके रखना है कि दक्षिणारंजन मित्र मजुमदार ने सन 1907 में ठाकुर मार झूली नामक बंगला लोक कथाओं का प्रकाशन किया। इस संग्रह की एक लोकप्रिय कथा 7 भाई चंपा है। एक राजा की 3 रानियां और 3 रानियां को लेकर एक कहानी की रचना की गई। एक राजा है और उसकी 3 रानी है, इस चरित्र को लेकर पूरा कहानी का रचना किया गया है। इन तीनों रानियों को कोई संतान नहीं थी। राजा की जो तीनों रानी थी उसकी कोई संतान नहीं थी। बाद में छोटी रानी को 7 लड़के एवं 1 लड़की हुई, जिन्हें अन्य रानियों ने राजा से बचाकर काची किया, मिट्टी में गाड़ दिया एवं राजा को बताया कि छोटी रानी के गर्भ से 7 मेढक एवं 1 चूहा हुआ है। इससे क्रुद्ध होकर राजा ने छोटी रानी को महल से ही निकाल दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने वास्तविक घटना को जानकर अन्य रानियों को क्या किया, महल से निकाल दिया। ये 7 भाई चंपा की कहानी है। अगर अली बाबा 40 चोर के बारे में देखें तो अरब की एक कहानी है। जनक काजिम ने अली बाबा की संपत्ति पर अधिकार कर लिया। जनक काजिम ने क्या किया, अली बाबा की संपत्ति पर अधिकार कर लिया। तो अली बाबा जंगल से लकड़ी काटकर अपना जीवन निर्वाह करने लगे। भाई अगर आप मेरे संपत्ति को ले लोगे तो हम आराम से जंगल से लकड़ी काट के अपना जीवन बिताएंगे। उन्होंने एक दिन दूर से देखा, अली बाबा ने दूर से देखा कि 40 चोर धन से भरी एक गुप्त गुफा के दरवाजे पर गए और उन्होंने कहा, क्या कहा, आप भी कह सकते हो, खुल जा सिम सिम। तो गुफा का दरवाजा क्या हो गया,
खुल गया। एक दिन चोरों की अनुपस्थिति में अली बाबा खुल जा सिम सिम कहकर गुफा के भीतर गए और बहुत संपत्ति लेकर बाहर आए। इस कहानी को सुनकर अली बाबा का भाई भी दरवाजे के पास गया, भाई मुझे भी संपत्ति चाहिए, और दरवाजे पर जाकर खुल जा सिम सिम बोला, और गुफा का दरवाजा खुल जाने पर भीतर गया और बहुत सारी धन संपत्ति लिया, पर बाहर निकलने के लिए खुल जा सिम सिम कहना गया भूल और गुफा से बाहर नहीं निकल पाया। बाद में चोरों के दल ने भीतर प्रवेश किया और उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। तो अगर इसका महत्व देखें तो समाज संस्कृति का परिचय। किसी समाज में रचित लोक कथा उस समाज की सामाजिक संस्कृति और धार्मिक स्थिति का परिचय देती है। भाई उस समय का सामाजिक संस्कृति कैसा था, लोग किस प्रकार के रीति रिवाज का पालन करते थे और धार्मिक स्थिति कैसी थी। परिणाम स्वरूप उस समाज के अतीत की जानकारी इन लोक कथाओं से होती है, यानी लोक कथाओं से उस समाज के अतीत की जानकारी होती है। ऐतिहासिक ढांचे का आभास अगर करें तो विभिन्न समाज की ऐतिहासिक कहानियों का अनुकरण कर विभिन्न लोक कथाओं का प्रचलन होता है। इस प्रकार लोक कथा की कहानियों से उस समाज की जानकारी प्राप्त होती है। मनोरंजन लोक कथाएं जो होती है वो मनोरंजन के लिए होती है, हमें इंजॉय करते हैं हम लोक कथाओं को सुनकर, और ये हमें क्या करती है, शिक्षा भी देती है। लोक कथाएं मनुष्य को सही मार्ग पर चलने का उपदेश देती है। भाई आप सही मार्ग पर चलो। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा था, इसे याद रखना है कि यदि तुम अपनी संतान को बुद्धिमान बनाना चाहते हो तो उसे लोक कथा पढ़ने को दो, यदि उसे और ज़्यादा बुद्धिमान बनाना चाहते हो तो उसे और लोक कथा पढ़ने दो। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। बस इतना ही लोक कथा हमारा बचा हुआ था। आज का लोक कथा का टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग पढ़ते हैं कि पौराणिक कहानी और किंवदंती में क्या अंतर है। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू।